34 साल देश की सेवा करने के बाद रिटायर्ड होकर सूबेदार मेजर नीरज कुमार सिंह अपने स्वदेश पहुंचने पर फूल माला पहनाकर हुआ भव्य स्वागत। एकमा प्रखंड के भुईली गांव निवासी सूबेदार मेजर नीरज कुमार सिंह सेना में 34 साल सेवा देने के बाद रिटायर्ड होकर अपने स्वदेश लौटने पर एकमा स्टेशन पर फूल माला एवं ढोल नगारे के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। रिटायर्ड सूबेदार मेजर नीरज कुमार सिंह के ग्राम भुईली पहुंचे समाज सेवी योगेंद्र शर्मा एवं पत्रकार मोती चंद ने फूल माला एवं फूलों का गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। सूबेदार मेजर नीरज कुमार सिंह ने रिटायर्ड के बाद देश, सेना एवं युवाओं के लिए क्या संदेश दिया, सुनिए रिपोर्ट। सर, पहले कहाँ आप ज्वाइन किए थे और क्या यूनिट का नाम क्या था, बताइए। पहले हमने सन 1992 में दानापुर से रिक्रूटमेंट हुआ था हमारा, और फर्स्ट में हम जम्मू के लिए ज्वाइन हुआ हमारा ब्राह्मणाबाड़ी में, हमारी फर्स्ट यूनिट थी। सेकेंड यूनिट हमारा देहरादून जो क्लेमेट टाउन में है, सेकेंड यूनिट था। थर्ड यूनिट हमारा आर्मी हेडक्वार्टर ट्रांसपोर्ट कंपनी दिल्ली में था। उसके बाद फोर्थ हमारा यूनिट कलकत्ता बालीगंज में था। फिफ्थ यूनिट में फाइटर फोर्स 41 RR राष्ट्रीय राइफल में फाइटर फोर्स में गया, जहाँ की काफ़ी उस समय मिलिटेंसी बहुत था। 2005 से लेकर के 2006, 7, 8 तक में फाइटर फोर्स में कुपवाड़ा में पोस्टेड था, जो कि राष्ट्रीय राइफल था। उसके बाद वहाँ से मैं पोस्टेड लखनऊ आया। लखनऊ अपनी टीपीटी कंपनी में वहाँ भी 2 साल पोस्टेड रहा। लखनऊ के बाद मेरा पोस्टिंग लेह के लिए कर दिया गया, जहाँ पर मैं वहाँ पर लेह में करीब 1 साल रहा, पोस्टेड रहा। लेह के बाद मैं वहाँ से उधमपुर आया। वहाँ पर मेरे को अपार्टमेंट पोस्ट पर ड्यूटी दिया गया, जहाँ पर कि काफ़ी हमारे जवानों के साथ अच्छा मेल मिलाप रहा, अफसरों के साथ काफ़ी तालमेल रहा। उसके बाद मैं न्यू कोर रेंज हुआ, कोर हेडक्वार्टर रांची में। मैं रांची में पोस्टेड हुआ और रांची में भी हमको अपार्टमेंट पोस्ट ड्यूटी मिला, अच्छा लगा। उसके बाद फिर मेरा फाइटर फोर्स में मेरे को काम को अच्छा देखते हुए मैंने चॉइस RR की फिर पोस्टिंग लिया, जो RR हमारा असम रेजिमेंट का था और ये अपना रिजौरी में था। यू फोर्स की RR थी हमारी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। उसके बाद RR के बाद वहाँ से हम पोस्टेड आ गए भटिंडा। सिविल ड्यूटी में हमने कमांड किया, 1-to-1 कमांड था हमारा एक सीनियर कमांडिंग अफसर थे, उनके नीचे हम थे। उसके बाद हम सूबेदार मेजर प्रमोट हुए। वहाँ से हम अपना अखनूर गए। अखनूर में हमने एक यूनिट को रेज किया, जिस यूनिट को रेज करके मैं तुरंत हमारे कमांडिंग अफसर और हमारे को आदेश मिला कि इस यूनिट को लेह में चढ़ाया जाएगा। फर्स्ट यूनिट को टैंक के साथ हमारा जो पलटन है वो लेह में चढ़ाया। लेह से हम तुरंत हमको हमारा कार्य को देखते हुए, हमारा कमांडिंग अफसर के कार्य को देखते हुए हमारा यूनिट को आदेश मिला कि आप मूत के लिए जाएंगे, जो कि लुमा मूत न्यूमाई केरी से आगे है, करीब लेह से 300 किलोमीटर आगे बॉर्डर है चाइना का, जहाँ पर कि हम लोगों ने टैंक जो आर्मर डिवीज़न अभी खड़ा हो रहा है, उस समय खड़ा नहीं हुआ था। फर्स्ट हमने वहाँ पर टैंक ले जा करके स्टेबल किया, और सब हमारे कमांडिंग अफसर, हमारे अफसरों के द्वारा ये नियुक्त किया गया था, जिससे कि हम अपने कार्य को पूर्ण किए और वहाँ पे सही सलामत ड्यूटी करके फिर मेरा पोस्टिंग जोधपुर में हुआ। जोधपुर में करीब सूबेदार मेजर के पोस्ट में जोधपुर में 2 साल रहा, जो मैं अपने सीनियर अफसर, जो हमारे कमांडिंग अफसर साहब कर्नल विक्रांत साहब थे,
विक्रांत साहब से मिल करके तालमेल के साथ हमारी यूनिट 2 साल पहले कर्नल ए के सिंह साहब थे, उसके बाद विक्रांत साहब, हमने मिल करके यूनिट को काफ़ी प्रोग्रेस किया और काफ़ी साहब ने हमारे को सपोर्ट किया, हमने साहब को सपोर्ट किया। यूनिट में कमांडिंग अधिकारी और सूबेदार मेजर दो ही यूनिट का देखभाल करते हैं। पहला जो कमांडिंग अफसर सीओ होता है, सीओ साहब पूरा यूनिट का देखभाल और सीओ और एसएम दोनों मिल करके ही यूनिट को लीड करते हैं और बाकी सारे अफसर जितने हैं कमांडिंग अफसर और एसएम के सलाह से उनको चलते हैं। जैसा एसएम का गाइडलाइन होता है और कमांडिंग अफसर का जो गाइडलाइन होता है उसके अनुसार पूरे यूनिट चलती है। और एसएम ऐसा नहीं बनता, करीब 1000 आदमी का जो सिलेक्शन है, 1000 आदमी में कहीं एक एसएम का सिलेक्शन होता है, सूबेदार मेजर का। नायब सूबेदार प्रमोशन होता है, सिपाही हमने स्ट्रगल किया। मैं 34 इयर्स सर्विस करके ठीक ठाक सही सलामत, एक बार मेरे को थोड़ा सा जब मैं 41 RR मराठालय में पोस्टेड था तो मिलिटेंट से हमारा मुठभेड़ हुआ था, थोड़ा सा लग गया था मेरे को, बीपीजी से टच होकर के, तो थोड़ा सा AK-47 की गोली लगी थी उस समय। कोई वैसा पता नहीं कितना बार हो जाता है, हमारे साथ एक्सीडेंट हो जाता है, जो कि सेना में रहते रहते तो हम उसी के लिए गए हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। फिर भी हमने जहाँ भी हमको मिला काम हमने पूर्ण किया। ये हमारी तीसरी पीढ़ी है, हमारे फादर भी फौज में सेवा दे चुके हैं, हमारे दोनों भाई भी फौज में हैं, मैं भी फौज से अभी सेवानिवृत्त हुआ हूँ और मेरा लड़का भी अभी फौज में है। अभी भी अगर ज़रूरत पड़ेगा सेना को कि हमारे घर से कोई जाए तो हम भी अभी भी तैयार हैं कि हमारे घर से कोई ना कोई सदस्य सेना में जाएगा। और एक अभी ये बात बताना चाहता हूँ कि जो सूबेदार मेजर है और जो कमांडिंग अफसर है सीओ मिल करके ही दोनों यूनिट का लीड, यूनिट का पहले प्रोग्राम होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। वो कमांडिंग अफसर और एसएम दो ही को पता होता है कि यूनिट में क्या होना है और क्या नहीं होना है। वो प्रोग्राम सीओ पर डिपेंड करता है और एसएम पर डिपेंड करता है कि कैसा होना चाहिए। उस अनुसार हमने सही सलामत जब भी जो भी हमको सेना में आदेश मिला हमने ठीक ठाक किया। ये सिपाही से लेकर के लांसनायक, नायक, हवलदार, नायब सूबेदार, सूबेदार मेजर तक, ये हमारी जो ये सेना का आखिरी रैंक है सूबेदार मेजर। सूबेदार मेजर के आगे कोई और रैंक नहीं होता। अगर किसी को दिया जाता है ऑर्डिनरी दिया जाता है, अवार्ड दिया जाता है, वो कोई रैंक नहीं होता, न उससे कोई फ़र्क पड़ता है। अभी जिसको भी है सूबेदार मेजर रैंक जो भी लिया है, बहुत कभी हज़ारों में एक चुने जाते हैं सूबेदार मेजर, और उनका काम यूनिट का और रिकॉर्ड की तरफ से ऑल दर्जे का होता है, तब जा कर के सूबेदार मेजर का सिलेक्शन होता है। और मैं यही आप लोगों से और जनता से और जो भी आपके चैनल के माध्यम से जो भी जवान देख रहे हैं, जो भी लोग देख रहे हैं, जो भी हमारे आज के जनरेशन जो ये प्रोग्राम देखे, तो मैं यही सजेस्ट करूँगा, यही आप लोगों को सजेशन दूंगा कि जो अभी अग्निवीर स्कीम है, अगर बंदे हमारा जवान जाना चाहते हैं, हमारे यहाँ के नया जनरेशन जो जाना चाहती है, बहुत अच्छा ये अग्निवीर पहल है जो अपना मोदी जी का, बहुत अच्छा है। और अब जाएँ 4 साल का मौका है। आपको बता दूं कि 4 साल में टोटल के टोटल अग्निवीर वापस आ जाएंगे और जो उसका फीडबैक के अनुसार फिर जो अच्छे जवान होंगे, जो 25% या 50% लिया जाएगा, उसमें फिर सेलेक्ट होंगे, वो जाएंगे फौज में। नहीं तो हर जगह कोटा दिया हुआ है, चाहे CISF हो, BSF हो, CRPF हो, ITBP हो, अर्धसैनिक बल में सभी के लिए कोटा, अभी राजस्थान पुलिस में भी दे दिया गया है कोटा, या हर जगह हरियाणा में भी कोटा दे दिया गया है। और हम अभी ये करते हैं कि बिहार में भी, यूपी में भी, हर जगह लागू कर दिया जाएगा कि जो जवान 4 साल आर्मी के अंदर सर्विस करके आएंगे उनको पक्का यहाँ पर सर्विस मिलेगा और वो बेरोजगार नहीं बैठेंगे। वहाँ हम एक आम छोटा सा बच्चे में गए थे, हमको 16.5, 17 साल, 18 साल की उम्र में हम फौज में चले जाते हैं।
और पूरा उम्र हमको एक परिवार के साथ लगता है। परिवार में जैसे हम जितना हमारे को परिवार से प्यार नहीं रहता, हमारे को फौज से प्यार रहता है। मेरे आपको बता दूं, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि मेरे आते समय हमारे जवान, हमारे जीशु साहबान, हमारे कमांडिंग अफसर तक रोने लगे थे और हम भी भावुक हो गए, कमांडिंग अफसर साहब भी भावुक हो गए। जितने हमारे विदाई परेड में थे, कोई ऐसा जवान नहीं था और कोई ऐसा अफसर नहीं था जो रोया नहीं था। तो एक हमारा परिवार था जहाँ वहाँ पे हर तरह के, हर वर्ग के लोग रहते हैं। कोई हमारा एक फौजी होता है, न कोई जातिवाद है, न कोई वहाँ पर वो है कि आप भेदभाव है, आप किस जाति के हो। कोई हम एक साथ एक थाली में बैठ के खाना खाते हैं। ये हमको फौज ही सिखाया है कि कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, एक थाली में बैठकर, एक बिस्तर पर बैठकर हम अपना जीवन यापन करते हैं। लड़ाई जब लग जाता है या हो जाता है, एक ही बेड पर हमको एक ही बिस्तर लगाकर सोना पड़ता है। एक टेंट के अंदर हम 10-10, 12-12 रहते हैं। तो ये हमको फौज ने सिखाया गया। और फौज का लाइफ और ये अपना सिविल लाइफ बहुत डिफिकल्ट है। फौज का जो मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, एक मिनट कीमती है। एक मिनट का मतलब होता है, एक मिनट अगर एक मिनट भी लेट हो गया तो उसको लेट माना जाता है। फौज के अंदर जो टाइमिंग दिया हुआ है, उस टाइमिंग पर हर जवान को, हर अफसर साहबान को, हर जीशु साहबान को पहुंचना पड़ता है। हर समय जो भी फौज का व्यक्ति है, टाइम का पंक्चुअल होता है। और एक और बात बताना चाहता हूं कि सिविल फौज से आकर के और सिविल में हम लोग बहुत बार सेट नहीं हो पाते, चाहे वो परिवार में भी हो, चाहे सिविल में भी हो। फौजी आदमी थोड़ा सा गुस्सा, लोगों को तो गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो फौज के माहौल में ढला हुआ है। अब 34 ईयर्स मैंने फौज को दिया है, 34 साल में सेना में सबसे लॉन्ग टर्म है। इससे आगे फौज में कोई सेना अगर सेवा करना भी चाहता है तो नहीं कर सकता। ये आखिरी सर्विस होता है 34 साल का। 34 साल से ज़्यादा एक जवान से भर्ती होकर के और ऊपर सेवा नहीं दे सकता कोई। तो हमने जो भी सीखा फौज से सीखा। हमको चलने नहीं आता था, हमको कुछ समझ में नहीं आता था। हम अलग अलग जगह के रहने वाले, कोई बिहार का, कोई यूपी का, कोई हरियाणा का, कोई राजस्थान का, कोई आंध्रा का, कोई केरला का, कोई तमिलनाडु का, कोई का, अलग अलग स्टेट से आकर के और लोगों को एक जगह, एक हमारे, हम बताना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि हमारा जो एक घर में परिवार को हम संभाल नहीं सकते और सेना में एक ऐसा कंट्रोल ऑफ कमांड है जिसके आधार पर सभी काम करते हैं। एक कमांडिंग अफसर होता है जिसको सीओ बोलते हैं और एक ऐसा एसएम होता है। दो ही के मेल मिलाप से पूरी यूनिट लीड करती है, चाहे 1000 आदमी की यूनिट हो, 1100 की यूनिट हो या कम जवान हो। वो लीडिंग करने वाला कमांडिंग अफसर सीओ और एसएम होता है। और मेरे को खुशी भी है और दुख भी है। मेरे को दुख है कि मैं अपने पूरे जवानों को छोड़ करके और आया, तो उसको इसके लिए मेरे को बहुत दुख है कि वो सबसे बड़ा परिवार था। मैं 9 महीना उनके साथ रहता था तो 3 महीना अपने घर में रहता था। तो सबसे ज़्यादा टाइम मैं फ़ौज को दिया है और फ़ौज के साथ हमारा तालमेल अच्छा रहा। हमारा जो भी रहा फ़ौज के साथ रहा। और खुशी की बात है कि मैं सही सलामत अपने घर में, अपने परिवार के पास आ गया हूँ। इसलिए अब आपको कैसा लग रहा है? अभी हमको अच्छा लग रहा है। मैं बता तो रहा हूँ, एक तरफ से दुख भी लग रहा है कि मेरा बहुत बड़ा परिवार था, जो कि हर आदमी के पास हमारा नंबर है। अभी भी हज़ारों से ज़्यादा, कम से कम 5-7 हज़ार जवान होंगे हमारे जो हमारे नंबर रखे हैं। अभी भी हमारे पास फ़ोन आता है। मेरे को खुशी होता है कि ये नहीं बिहार से नहीं, यूपी से, एमपी से, केरला से, आंध्रा से, तमिलनाडु से, हर जगह से मेरे पास फ़ोन आता है। तो मेरे को बड़ी खुशी होती है कि हम अगर फ़ौज में नहीं जाते तो इतने तरह से लोग नहीं मिलते। और हम कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक घूमते नहीं, हम यहीं बोलते ना कुएं के मेढक जैसे, हम बिहार में, यूपी, हरियाणा, यही थोड़ा सा 2-4 स्टेट देखते हैं, लेकिन फ़ौज हमारे को हर स्टेट दिखा देती है, हर जगह घुमा देती है। और फ़ौज अपने खर्चे पे नहाने का, आप बाई एयर जाइएगा तब भी गवर्नमेंट का पेमेंट है, आप ट्रेन से जाइए तब भी गवर्नमेंट का पेमेंट है, आपका कैंटीन फैसिलिटी है, मेडिकल फैसिलिटी है, एजुकेशन फैसिलिटी है। मैं हर जवानों को, जो भी यहाँ के लड़के हैं, नया जनरेशन है, मैं सजेस्ट करूँगा कि फ़ौज से बेटर कुछ भी नहीं है। भले कोई कुछ भी बोले,
लेकिन फौज से अच्छा आज के डेट में अच्छा, पहले और आज के फौज में ज़मीन आसमान का अंतर है। जो हमको याद है जब हम 93 और 94 में हम गए थे जम्मू में, जब मैं पोस्टिंग था तब मैं श्रीनगर में जाता था, तो उस समय श्रीनगर में लाल चौक में आप झंडा नहीं फहरा सकते थे। 94 और 93 की बात बता रहा हूँ। आज के डेट में आप झंडा हाथ में लेकर के पूरा कश्मीर घूम लीजिए, एक बंदा कुछ भी नहीं, एक ना कोई पत्थर बोल उठाएगा ना कोई कुछ कर सकता है। अब लाल चौक में एक छोटा सा बच्चा भी जाकर के झंडा फहरा सकता है, लेकिन उस समय का सिचुएशन ऐसा था कि कोई बड़ा राजनेता जा करके झंडा फहराने की हिम्मत नहीं थी कि लाल चौक के पास जा करके झंडा फहरा दें। आज जाइएगा आप लाल चौक में, कश्मीर में तिरंगा झंडा फहराते हुए मिलेगा, हर जगह हर चौक चौराहे पर आपको तिरंगा मिलेगा। लेकिन उस समय था कि झंडा अगर तिरंगा फहराए तो उतार कर फेंक देते थे। तो अभी मोदी जी के समय आज आपको बता देना चाहता हूँ चैनल के माध्यम से, काफ़ी फ़र्क पड़ गया है। काफ़ी लोग को पता चल गया, जो फंडिंग होता था वहाँ पे मिलिटेंसी का, वो फंडिंग बंद हो गया, मिलिटेंसी बंद हो गया। आमतौर पर जो छिटपुट घटना तो हर जगह होता है, लेकिन जो कश्मीर का मुद्दा था, मैं आपको बता दूं कि वो बहुत ही शांत और बहुत ही अच्छा तरीके से अभी कंट्रोल में है और सही सलामत है। आप अपना परिचय बता दीजिए। मैं अभी प्रॉपर बिहार से छपरा जिला एकमा भूली गांव से बिलोंग करता हूं। अभी कुछ दिन से यहाँ पे हूँ। फिर अपना लखनऊ में सेटलमेंट है, यहाँ भी परिवार है। हमारा परिवार बता तो रहा हूँ, दर पीढ़ी पड़ी, मैंने फादर भी फौज में थे और फादर का दोनों नाम बताइए। मेरे पिताजी अरुणदेव रॉय ये अपने एमसी में थे। मेरा एक भाई चित्रंजन रॉय ये अपना एमसी में है। एक भाई मनीष कुमार रॉय ये अपना सिग्नल में है। एक मेरा लड़का जो है परवीन रॉय ये अपना आज के डेट में हमारा ही एसी में है, पोस्टेड है। अभी आज के डेट में मेरा लड़का पोस्टेड है मेरठ में। एक मेरा भाई साउथ सूडान में है और एक मेरा भाई श्रीनगर में पोस्टेड है और फादर रिटायरमेंट है। अब मैं सुबेदार मेजर रिटायर्ड नीरज कुमार रॉय, मैं अभी आज के डेट में सेवानिवृत्त होकर के सही सलामत अपने घर पे आ गया हूँ और